नमस्ते। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी का गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एथर एनर्जी प्री आईपीओ के दौरान के उतार चढ़ाव से लेकर अब एक शानदार कॉर्पोरेट ग्रोथ स्टोरी में तब्दील होने तक का इनका सफर सच में कमाल का रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये टर्निंग पॉइंट आया कैसे और इसके पीछे का पूरा गणित क्या है। सीधे इस आंकड़े पर आते हैं, 57%। Q4 में एथर एनर्जी ने अपने शुद्ध घाटे यानी नेट लॉस को सीधा 57% तक गिरा दिया है और इसे सिर्फ 100 करोड़ रुपए पर ले आया है। किसी भी ईवी स्टार्टअप के लिए इतने कम समय में अपना घाटा इस हद तक कम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सीधे तौर पर बताता है कि इनका बिजनेस मॉडल और यूनिट इकोनॉमिक्स अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 3 बातों को समझेंगे। घाटे में आई ये तेजी से कमी, नए शहरों में तेजी से बढ़ता रिटेल विस्तार और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। पहला पॉइंट, अ रिमार्केबल फाइनेंशियल टर्न अराउंड। आखिर अचानक से ये नंबर्स इतने बेहतर कैसे हो गए? अगर हम ऑपरेशन से आने वाले टोटल रेवेन्यू को देखें तो जीत का पैमाना साफ झलकता है। FY25 में जहां ये 2255 करोड़ रुपए था, वहीं FY26 में ये 66% की एक लंबी छलांग लगाकर सीधा 3671 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये सिर्फ सेल्स बढ़ने की बात नहीं है, ये मार्केट में ब्रांड की बढ़ती पकड़ को दिखाता है। स्केल का फायदा अब इनकी आमदनी पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प आंकड़ा है ये लागत, 1,10,199 रुपए। ये इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी एक यूनिट को बनाने का खर्च है। वैल्यू इंजीनियरिंग और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने की वजह से हर स्कूटर को बनाने की लागत काफी कम हो गई है और घाटा कम होने का सबसे बड़ा राज यही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, स्केलिंग द रिटेल फुटप्रिंट। एक समय था जब एथर का पूरा फोकस सिर्फ बड़े मेट्रोस पर हुआ करता था, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली। लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब इंदौर और नासिक जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों पर बड़ा दांव लगाया जा रहा है। और यह जरूरी भी था क्योंकि छोटे मार्केट्स में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की डिमांड अब वाकई आग पकड़ रही है। इनके नेटवर्क विस्तार की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। FY25 में इनके पास 351 स्टोर्स थे। FY26 आते आते ये नंबर सीधा दुगना होकर 700 हो गया और FY27 का लक्ष्य तो 1100 स्टोर्स का है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी लगभग हर रोज एक नया स्टोर खोलने की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लिटरली हर दिन एक नया स्टोर। और इस एग्रेसिव एक्सपेंशन का असर इनके मार्केट शेयर पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। साउथ इंडिया में शेयर अभी भी 23.5% के साथ सबसे आगे है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट मिडिल इंडिया लाया है, जो तेजी से बढ़कर 17.3% पर आ गया है। इस क्षेत्रीय विस्तार की वजह से ही ओवरऑल मार्केट शेयर अब लगभग 19% तक छू रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरे और बेहद रोचक पॉइंट पर, द नेक्स्ट जेन EL प्लेटफॉर्म। हाल ही में एथर ने अपना नया EL01 कॉन्सेप्ट पेटेंट करवाया है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें 2 किलोवाट आवर से लेकर 5 किलोवाट आवर तक की बैटरी फिट की जा सकती है। साथ ही बेहतर स्टेबिलिटी के लिए 14 इंच के बड़े व्हील्स हैं और एक मैसिव 7 इंच का TFT डिस्प्ले भी इसका हिस्सा है। ये अकेला मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म आने वाले समय में 3 अलग-अलग स्कूटर कैटेगरीज की नींव बनने वाला है। लेकिन एक और दिलचस्प बात, आजकल की इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ बैटरी और मोटर से नहीं चलती, वो एसेंशियली पहिए पर चलते कंप्यूटर्स हैं। Q4 में 93% कस्टमर्स ने एथर स्टैक प्रो सॉफ्टवेयर का विकल्प चुना। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन से आने वाला नॉन व्हीकल रेवेन्यू इनके इकोसिस्टम का एक कितना बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, पुटिंग कैपिटल टू वर्क, यानी IPO से मिले इतने बड़े वॉर चेस्ट का आखिर हो क्या रहा है। टोटल 2626 करोड़ रुपए के IPO फंड्स का हिसाब देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। इसमें से लगभग 1008 करोड़ रुपए पहले ही R&D, नए रोबोट पेंट सिस्टम्स और बैटरी असेंबली लाइंस जैसी फिजिकल चीजों पर लगाए जा चुके हैं। वहीं बाकी बचे हुए लगभग 1617 करोड़ रुपए एक्सिस, कोटक और IDFC जैसे बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। खैर, जब इतने बड़े पैमाने पर काम होता है तो कुछ ऑपरेशनल हर्डल्स आना भी आम बात है। महाराष्ट्र में बन रही फैक्ट्री 3.0 में एक अनअपेक्षित एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से थोड़ी देरी हुई है, जिसका मतलब है कि ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन जो मई 2025 में शुरू होना था, उसके बाद अब प्रोडक्शन शुरू होने का नया अनुमान अक्टूबर 2026 रखा गया है।
ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ऐसी देरी काफी आम बात होती है। और अब आखिरी पॉइंट, द रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी। इस पूरी कहानी का सार सीईओ तरुण मेहता के इस बयान से समझ आता है। उनका मानना है कि इस नए ईएल प्लेटफॉर्म के साथ उनके पास उन्हीं सफल ग्रोथ लिवर्स को एक बहुत बड़े पैमाने पर दोहराने का मौका है। मतलब नया मॉड्यूलर हार्डवेयर और आने वाली फैक्ट्री 3.0 दोनों मिलकर कंपनी की विशाल स्केल की तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या आथर एनर्जी लगातार घटते नुकसान अपने इस जबरदस्त रिटेल विस्तार और इन नए प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स के दम पर भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर पर दबदबा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये कॉर्पोरेट टर्निंग पॉइंट स्टोरी वाकई ये सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या होने वाला है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।